नमस्कार और जय हिंद। वोट वॉर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया और मेरे साथ है पिंकी धनखड़। आज देश की राजनीति के लिए एक बेहद अहम दिन है। दो बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान जारी है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अब रुक करते हैं तमिलनाडु का, जहां सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। यहाँ भी मतदाताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों की नजरें इस चुनाव पर टिकी हैं क्योंकि इसके नतीजे राज्य की सत्ता की दिशा तय करेंगे। दोनों राज्यों में चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती, ईवीएम की निगरानी और कोविड जैसे स्वास्थ्य मानकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें रहेंगी मतदान प्रतिशत और आने वाले नतीजों पर, जो तय करेंगे कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज। तो हम आपको बता दें, अगले 1 घंटे हम न केवल आपको बताएंगे कि कहां पर क्या क्या हो रहा है, बल्कि देखिए आप एमके स्टालिन अपना वोट डाल रहे हैं। तीसरी बार फिर से सत्ता में चुनकर आने के लिए डीएमके ने जबरदस्त जोर लगाया है तमिलनाडु में। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसके पक्ष में जनादेश होगा इसका आकलन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ यश श्रीवास्तव जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ सोफिया खान जुड़ेंगी, नेता टीएमसी की। हमारे साथ चंद्रशेखर बसोटिया जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ रोमिता दत्ता वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगी और हमारे साथ आताशी धार वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगी। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं वोटिंग में आज क्या कुछ हुआ। और चलिए आप 3 बजे तक के वोट परसेंटेज को लेकर बात कर लेते हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो 3 बजे तक यहाँ पर 78.77% मतदान हो चुका है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 3 बजे तक 70% मतदान हो चुका है। तो मतदान बेहद कुछ ये परसेंटेज कहता है दीपक। बहुत कुछ कहता है। और पश्चिम बंगाल में आपने देखा था भर भर के ट्रेनें जा रही थी। भर भर के जो अप्रवासी मजदूर थे उनको गुड़गांव से भेजा जा रहा था, दिल्ली से भेजा जा रहा था, सूरत से भेजा जा रहा था। देश के अन्य इलाकों से मेड्स बड़ी संख्या में जा रही हैं। अब सवाल ये है कि किसके पक्ष में वोट देती है और किन्होंने इनको मोबिलाइज किया है। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल के इस चुनाव के अंदर जो है, पिंकी मुझे बता रही थी कि बीजेपी के नेताओं को ढूंढ कर घेर कर मारा गया है, भगा कर मारा गया है। तो इसकी भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव अब तक के इतिहास के सबसे कम हिंसा वाले चुनाव हैं। क्या ये कहा जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है, पिंकी आपको बताएंगी। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के साथ साथ खून खराबे का खेल भी हुआ। पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि मुर्शिदाबाद के नौदा में उस समय भारी तनाव फैल गया जब एजीयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर एक घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे थे, जहां टीएमसी समर्थकों और उनके बीच हिंसक झड़प हुई। मौके पर मौजूद पुलिस के साथ हुमायूं कबीर की तीखी बहस और नोकझोंक के वीडियो सामने आए। बता दें कि हुमायूं कबीर रेजीनगर सीट से उम्मीदवार है। वहीं इस इलाके में उपद्रवियों ने काफी तोड़फोड़ भी की है। पुलिस पर पथराव किए गए हैं। झड़प के बाद हुमायूं कबीर सड़क पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दक्षिण दिनाजपुर में उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर जानलेवा हमला हुआ है। जान बचाकर भागे शुभेंदु सरकार यहां से। तस्वीरें पूरा दिन भर यहां पर देखी गई हैं जब शुभेंदु सरकार अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते नजर आए थे। मालदा के एक पोलिंग बूथ पर सेक्टर अधिकारी और मतदान अधिकारियों के साथ हाथापाई और बदसलूकी हुई। नौदा में बम फेंका गया, कई घायल हो गए यहां पर। तो इस दौरान चुनाव का रक्त चरित्र देखा गया। आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर पथराव हुआ और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का आरोप लगा। बीजेपी उम्मीदवार शिकायत दर्ज कराने हीरापुर पुलिस स्टेशन पहुंची। अगर बात की जाए दीपक सर, तो देखिए यहां पर आंकड़ा है, अभी तक मौत की कोई खबर नहीं आई, लेकिन 2019 से अगर हम शुरुआत करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में 15 लोगों की मौत हुई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 17 लोगों की यहां मौत हुई थी। हिंसा के 1300 मामले दर्ज किए गए थे। 2023 पंचायत चुनाव में भी 45 मौतें हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में 10 मौतें और 100 से ज्यादा घटनाएं हुई थी। लेकिन यहां पर जो मामले सामने आए, टीएमसी जिस तरीके से उम्मीदवारों को पीट रही है, जिस तरीके से कहासुनी हुई, हिंसा हुई, तो इस बार हालांकि
गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन हिंसा फिर भी हाँ, हुई है। गोली भी नहीं चली है, कट्टा भी नहीं चला है, लेकिन एक जगह बम जरूर फेंका गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2407 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की ये तैनात की गई है, यानी लगभग 2,40,000 से ज्यादा सिक्योरिटी के जवान वहां पर तैनात हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। ये घर घर गए और लोगों को ये भी कहा कि आप भय के बिना आप अपना वोट डालिए। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि भय या भरोसा आपको एक चुनना है। भय अगर आप चुनना चाहते हैं तो आप टीएमसी को चुनिए, और भरोसा अगर आपको चुनना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। इसी के बीच ये मुकाबला है। आप ये मेरे ख्याल से शुभेंदु अधिकारी आसनसोल वाली तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। भैया इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए, बड़ी ड्रामेटिक तस्वीर है, इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए। शुभेंदु अधिकारी जो केवल एक ही सुरक्षा गार्ड के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और बूथ जामिंग की कंप्लेन करने के लिए दीपक सर यहाँ ये पहुंचे थे। बूथ जैमिंग होता क्या है पिंकी, आपको पता है? बिल्कुल, जिस तरीके से कब्जा बूथ पर कर लिया जाता है। बूथ जैमिंग होता है कि जैसे आजकल एक बूथ पर 1200 के आसपास वोट होते हैं। उन 1200 वोटों में ये तय कर लिया जाता है कि कौन हमको वोट देता है, कौन नहीं देता है, पिछले मतदान के आधार पर। और सपोज आपकी एक्स पॉलिटिकल पार्टी में, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, मैं टीएमसी का नाम नहीं ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं टीएमसी बता रहा हूं, तो टीएमसी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, वो उन लोगों के नाम उस लिस्ट से निकाल लेंगे जिन लोगों ने पहले टीएमसी को वोट नहीं किया है, और उन लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ये वोट जैमिंग कहलाती है। तो ये भी बहुत होता है, और आपने जो छप्पा बोला था वो भी बहुत होता है। ये आप शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर पर जो हमला हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। नौदा में बम फेंका गया, कई घायल, ये भी आप देख रहे हैं। मालदा में अधिकारी के साथ हाथापाई, ये भी आप देख रहे हैं। देखिए, इतनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री पुराने एक्सपीरियंस का हवाला देकर पिंकी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, और वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अगर अभी तक जो है कोई आदमी जो है, जो अमूल्य होती है जान, वो जान नहीं गंवाई है, तो ये बहुत अच्छा काम है इलेक्शन कमीशन का। इस बीच पश्चिम बंगाल के नादिया में आज सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण के मतदान के बीच टीएमसी और ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने आज सिर्फ शब्दों के बाण नहीं चलाए, बल्कि झालमुड़ी के स्वाद से दीदी के गढ़ में ऐसी मिर्ची लगाई है कि टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन मिर्ची टीएमसी वालों को लगी है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने नादिया की धरती से दहाड़ते हुए ऐलान कर दिया है कि 4 मई को बंगाल में कमल खिलना तय है। मोदी ने कहा है कि 4 मई को तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और हाँ, झालमुड़ी भी खिलाई जाएगी, ये पीएम मोदी ने कहा है। झालमुड़ी काफी चर्चा में इस वक्त, और इसी के साथ, हालांकि झालमुड़ी वहां पर चर्चा में रहती है, लेकिन चुनाव के वक्त यहाँ पर इस झालमुड़ी का तीखा तेवर और तीखा जो रूप है वो भी दीपक सर देखने को मिल रहा है। और लगातार तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर तस्वीरें हैं, और सबसे ज्यादा तस्वीर इस वक्त जो है शुभेंदु सरकार की ही है, जिस तरीके से हमला उन पर हुआ। और देखिए, वोटिंग का दिन है, पहले चरण का मतदान बेहद जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इसी में बढ़त भारतीय जनता पार्टी जो है साल दर साल बढ़ाती आई है। और इसी बीच जब शुभेंदु सरकार पहुंचते हैं तो वो केवल एक सुरक्षा अधिकारी को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, वो भी कंप्लेन करने के लिए, और तभी उन पर हमला हो जाता है। वही एक सुरक्षा कर्मी जो है उनका, वो उनको बचाते हुए नजर आता है। देखिए, 294 में आप जोड़ लीजिए जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस जोड़ लीजिए, बीजेपी जोड़ लीजिए, टीएमसी जोड़ लीजिए, लेफ्ट की पार्टी जोड़ लीजिए, जनता यूनियन जोड़ लीजिए, आईएसएफ जोड़ लीजिए, निर्दलीयों को जोड़ लीजिए, तो कितने कैंडिडेट हो जाते हैं? क्या ऐसे में हर कैंडिडेट को Z+ सिक्योरिटी दी जा सकती है? नहीं। तो शुभेंदु अधिकारी अगर एक के साथ चल रहे थे, वो भी ये भी पता नहीं कि वो एक उनकी सुरक्षा में तैनात था या वो एक जो है इलेक्शन की अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन फिर भी उसने बचाने की कोशिश की। तो हर कैंडिडेट को सुरक्षा दे दी जाए, ऐसा भी संभव नहीं है पिंकी, इसको भी ध्यान में रखना होता है। मैंने आपको बताया हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ गए हैं। हक साहब, आज भी जो है आपने बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका आज जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व का जो 152 सीट में मतदान हो रहा है, बहुत ही शांतिपूर्वक, जिस हिसाब से
हमारे आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृष्णनगर नदिया में उन्होंने उपकार के बहुत शांतिपूर्वक, तो ये शांतिपूर्वक तो नहीं हुआ है, लेकिन जहां जहां भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो इसकी जिम्मेदारी समझ लिए कि चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि अरे fair टीएमसी और के कार्यकर्ता समझ पीट रहे हैं और आप जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेने को बोल रहे हैं, ये तो गजब बात हुई साहब। देखिए आपके कार्यकर्ता क्यों देखिए, पीट रहे थे? दीपक जी मेरी बात पहले समझ लीजिए। पहले उनके तरफ से जो शुभेंदु सरकार है, दक्षिण दिनाजपुर के जो कैंडिडेट है, उनके तरफ से समझ लिए कि कुछ ना कुछ जबरदस्त तरीके से किया गया है इस वजह का डिफेंस करने के लिए। अब जाहिर है कि कोई भी अगर आप हमें इस पर आप हम पर अगर ये करेंगे तो लास्ट में हमको तो डिफेंड करना होगा। शुभेंदु सरकार को तो भगाया जा रहा है वहां से अपने लगे, ये तो मारा पीटा नहीं जा रहा है, उनको तो धकेला जा रहा है कि आप हमारे इलाके में आकर के हमारे बूथ पर आकर के जबरदस्त तरीके से वोटिंग करवा रहे हैं। तो डिफेंस तो हर का लोग है चौरसिया जी, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की भी घटना नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा जिम्मेदार चुनाव आयोग के सर पे जाता है। ये कहां वो बात रही, ये तो पहले से भी ज्यादा समझ लीजिए इस तरह की घटना का समझ लीजिए सामने आया है। तो कहीं न कहीं ये समझ लीजिए इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग मुख्य को इनका जवाबदेही देना पड़ेगा। चुनाव आयोग समझ लिए इनके पूरे जिम्मेदार है। चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। चंद्रशेखर साहब, आपके कैंडिडेट को जो पीटा गया, जो हुमायूं कबीर के साथ बदसलूकी हुई, जो बाकी जगहों पर छुटपुट हिंसा हुई, उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, टीएमसी नहीं? ये टीएमसी का चरित्र बताता है कि इनकी पूरी नौका डूबने को है, फिर भी इनका अहम जा नहीं रहा है। ये जो घटना आप देख रहे हैं, मैं आपके चैनल से बता दूं, जिन भी दुष्कृतियों ने किया है टीएमसी वालों ने, 1 घंटे बाद आपके चैनल पे दिखेगा, वो पकड़े जाएंगे। चाहे वो हुमायूं कबीर के ऊपर हमला करने वाले हो, चाहे शुभेंदु सरकार के ऊपर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं, यदि कोई ये सोचता है कि किसी पार्टी के प्रत्याशी को मार के इस बार बंगाल में सत्ता हथिया लेगा, तो वो दिन में सपना देख रहा है। टीएमसी के लोगों ने कहा चुनाव आयोग, आप चिंता न करें, चुनाव आयोग बंगाल में आया तब से आपके पेट में दर्द हुई। और आज ये जो आपने आपके कार्यकर्ताओं ने किया है, इनको भुगतना होगा। और आप रोएंगे इस कर्म के लिए जो आपने कुकर्म करवाया है, क्योंकि कार्यकर्ता का दोष नहीं, नेता ने प्रोवोकेशन दिया है। मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ, जो घटना अभी वो निंदनीय है। चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा और भाजपा कार्रवाई करवाएगी। हम अपने किसी भी बंगाल के नागरिक को मरने नहीं देंगे, इस बार मैं आपकी गारंटी देता हूं। पर जिन लोगों ने काम किया है वो सजा के लिए तैयार हो जाए। अगले 2 घंटे उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनको जमा भी होना पड़ेगा और नॉन अवेलेबल होगा। और किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को एक खून बहेगा तो टीएमसी ये जान ले, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इस बार फूल नहीं, फूल की जगह पत्थर बरसाएंगे। और चुनाव निष्पक्ष होने के लिए, कराने के लिए चुनाव आयोग को हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आप चुनाव आयोग को पिंकी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, चुनाव आयोग को आप धन्यवाद दे रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कैंडिडेट्स की पिटाई कर रहे हैं और टीएमसी खुद यहां पर जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहरा रही है। यश श्रीवास्तव जी, आपका रुख करना चाहेंगे। आप जिस तरीके से हंस रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट की इस लड़ाई और पिटाई पर, आप तो मतलब इस लड़ाई में बस एंजॉय करने के लिए ही रह गई है कांग्रेस तो, क्योंकि जितना मिल जाए उतना काफी, वो वाली लड़ाई है आप लोगों की तो, और बाकी एंजॉय करना है। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि पहले ये चंद्रशेखर जी ने 1 घंटा बोला, फिर धीरे से 2 घंटा बोल दिया। मुझे नहीं पता कि आचार संहिता के चलते हुए, समझिए, अरे बीच में मत बोलिए, मैं आपकी तरह खड़खड़ा नहीं सकता हूँ। आपको मेरे साथ ही आपकी खराश का इलाज ऑलरेडी दे चुके हैं आज ही के दिन। बीच में मत आइए, बीच में मत आइए। मैं अभी आपको सवेरे एक दोस्त मिला है, मेरी दोस्त ने आपकी खांसी ठीक करी थी। चुपचाप नहीं, चिंता ना करें। हम नहीं कर रहे चिंता, आप चुपचाप रहिए। तो देखिए, बंगाल में ऐसा है कि क्योंकि बंगाल में इनके लोगों ने पहले तो गलत एसआईआर किया, 90 लाख वोटर बिना के काट दिए। हमें नहीं पता है कि 90 लाख वोट इन्होंने किस बिना पर काटे, पर वोट काट दिए। अभी ये ड्रामा चालू हो गया है जो इनका हर जगह होता है। हमेशा से ज्यादा सुरक्षा है, लेकिन हमेशा से ज्यादा उपद्रव भी है। और बड़ी मजेदार बात है कि एक व्यक्ति को लेके जो जाता है सुरक्षा में, वो भगता दौड़ता निकल आता है, और जो पूरा का पूरा हुजूम जाता है वो पिट जाता है, उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। ये ड्रामा पुराना हो गया है।
दीपक जी और पिंकी जी, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो। मुझे सिर्फ चंद्रशेखर जी दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो बंगाल के चुनाव के संदर्भ में ये पक्का है कि एसआईआर के अलावा बीजेपी के पास कोई भी हथियार नहीं है इस चुनाव में। और चंद्रशेखर जी की भाषा बता रही है कि बीजेपी का रवैया बंगाल के लोगों के प्रति क्या है। अभी ये चुनाव में खड़े हुए हैं, तब ये पत्थर, खून और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, ईंट का जवाब और सब। ये क्या करेंगे किसी के लिए? और इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए बीजेपी का, जिस जिस राज्य में ये हैं और केंद्र में भी। केंद्र से याद आया, इनके महान फ्रेंड दोलांड ने अभी बोला है कि भारत और चीन, चलिए चीन को छोड़िए, भारत के बारे में जो बोला है, मैं उससे चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं और मैं आपकी तरह खड़खड़ा भी नहीं भारत चीन की बात कर रहे हैं। अरे चुप रहिए आप। नदी बहेगा। भारत के नाम के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो शब्द इस्तेमाल किया है उससे मुझे घोर आपत्ति है। और मुझे इंतजार है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो चाहे जहां अपने, दीपक जी ने चुप कराइए, नहीं तो बंगाल चुनाव की बात करें। अरे चुप रहो ना यार, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? चुपचाप रहो, चाय बिस्किट खाओ, बुलवाई थी आई नहीं क्या आपकी? 0 सीट भी है, आप बेकार की बात कर रहे हैं। अरे बेकार की बात तो आप कर रहे हैं, आप जाके गोली वोली खाइएगा, लाठी कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। तो कहीं यहाँ पर झड़प है तो कहीं जश्न के बीच में भी वोट डालने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे तमिलनाडु के, जहाँ पर कृष्णागिरी में, चेन्नई की है ये तस्वीरें, जहाँ शादी के बीच में वोट डालने के लिए दूल्हा दुल्हन पहुंचे हैं। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के बीच में ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं और वोटिंग का ये जज्बा बताता है कि सरकार चुननी है और इसके लिए यहाँ पर तमाम रीति रिवाजों के बीच में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ये कपल पहुंचा है यहाँ पर। और दो तस्वीरें हैं अलग अलग, दो इस तरह के जोड़े हैं जो शादी के बीच में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र के पर्व की ये सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं और तीनों ही तस्वीरों में देख पाएंगे पूरे परिवार के साथ यहाँ पर नवविवाहित जोड़ा जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा पिंकी, ये बताइए, आपका वोट है? बिल्कुल है सर। वोट डालती हैं आप? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको आस्था होनी चाहिए। और ये जोड़ा यही दिखा रहा है कि सरकार चाहे जो भी चुन के आए, उनके मन की तो चुन के आएगी, क्योंकि उनका वोट मायने रखेगा। लेकिन ये भी बताता है कि देश के इस लोकतंत्र के महापर्व में उनकी कितनी आस्था है। वैसे भी तमिलनाडु और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये दुनिया पूरी तरह से जानती है। गणतंत्र और लोकतंत्र सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था, आज से कई हजार साल पहले, और आज पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के नादिया में आज सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान के बीच अपनी चुनावी रैली की। वो दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ शब्द बाण भी नहीं चलाए, बल्कि ये भी कह दिया कि इस चुनाव में झालमुड़ी के स्वाद से दीदी के मुंह में मिर्ची लग गई है। वहीं टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर चुटकी लेते हुए कहा है कि झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन मिर्ची टीएमसी वालों को लगी है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, सुनते हैं। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ, इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल
टीएमसी को लगी है। तो इसी पर बात करने के लिए यश है कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद एहतशाम उल हक साहब, नेता है टीएमसी के, चंद्रशेखर बसोटिया जी प्रवक्ता है बीजेपी के, रूमिता दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं और आताशी धर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हक साहब आपसे जानना चाहूंगा, तो क्या इस बार आपको बीजेपी की झाल मुड़ी और मिठाई खानी पड़ेगी? देखिए, कहीं से आवाज आ रही है दीपक जी? मैं ठीक करवाता हूं, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ दीपक जी, देखिए, एक समझ लिए दो लाइन का हमको मुहावरा याद आ गया कि जिसे कहते हैं क्या क्या न किया हमने सितम राजनीति के खातिर। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में देखिए झाल मुड़ी का ये मजा चखे हैं पश्चिम बंगाल में। वो पश्चिम बंगाल को बिल्कुल समझ लिए अवॉइड कर रहे थे, तो ये मजबूर हो गए। इन्होंने समझ लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किए हैं। जय श्री राम का स्लोगन लगाते थे 2021 में, लेकिन थोड़ा इनके लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी देखिए ये पश्चिम बंगाल की धरती है, जय माँ काली की धरती है, जय माँ दुर्गा की धरती है, जय श्री कृष्ण की धरती है, यहाँ जय सरस्वती की धरती है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, उनको आज हमें बहुत प्राउड है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी का भी टेस्ट ले रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप जो कहे थे, हम लोगों को झाल नहीं लग रहा, हम लोग को ये गर्व है कि मोदी जी यहाँ आकर के देखिए झाल मुड़ी भी टेस्ट कर रहे हैं। ये एक समझ लिए बड़ा दूसरे हिसाब से मैसेज जा रहा है, लेकिन यहाँ कमल का फूल नहीं खिलेगा, यहाँ सिर्फ जोड़ा फूल जो है वही खिलेगा। और चौथी बार दीपक जी हम फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमने जनता के लिए बहुत सारे योजनाएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसा जुमला नहीं किए। बिहार के माताओं बहनों को 10,000 देने का वादा किया था, जब सरकार बन गई तो उनसे 10,000 वापस मांग रहे हैं। लेकिन हमारे दो चार माताओं बहनों को मैं सैल्यूट करूंगा, उन्होंने कहा कि मैं 10,000 एक साथ पर वापस दूंगी अगर हमारे वोट आप वापस। कल भी आपने ये बात कही थी और मैंने कहा था ये सरासर झूठ है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। मैं कहा नहीं, ये हकीकत है। अरे ये कहीं नहीं हो रहा है भाई, ये हकीकत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दीपक जी। आज सबूत दिखाइए हकीकत है तो। पश्चिम बंगाल में इनको क्या कहा? किसी माँ बहन के बोलते हुए स्टेटमेंट दिखाइए हकीकत है तो। ऐसा कहीं नहीं हुआ बिहार का कि 10,000 रुपए वापस मांग रही है सरकार। नहीं हुआ, बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है। देखिए, यहाँ 3,000 देने का वादा किया है। अरे भाई, आप तो पहले जुमलाबाजी किए हैं। 15 लाख तो मिला नहीं सर, आपको 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से रोजगार मिला नहीं। लेकिन समझ लिए सिर्फ जुमले से नहीं चलेगा, काम करके दिखलाना पड़ेगा। इस तरह से बोलना नहीं होगा। सब भाड़े का जो भीड़ भी देखिए, सब 300-500 देकर पेड वर्कर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनादेश पश्चिम बंगाल में नहीं है और ये 50 से नीचे सीट पर आकर के ये रुक जाएंगे। और चौथी बात दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज जहां 152 विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें लगभग 95 सीटें हमारी ऑलरेडी है पहले से, समझ लिए। तो इस बार समझ लिए कि हम लोग हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए ममता बनर्जी एक सेक्युलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी खासकर माइनॉरिटी को जो है टारगेट करते हैं। वो बड़ी बड़ी रोहिंग्या की बात करते हैं, घुसपैठिया। अरे भाई, आप पश्चिम बंगाल को आप हासिल करना है तो आप एक काम करो, डेवलपमेंट की बात करो, रोजगार की बात करो, कम से कम दो, उसके बाद में फिर आपको पर जनता भरोसा करेगा। पहले भरोसा कीजिए, भरोसा इनको है नहीं जनता के ऊपर में, लेकिन सिर्फ जुमलाबाजी की बात करते हैं। तो हम एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से हम लोगों ने स्लोगन लगाया है इस बार कि जो तो करो हमला अबर जितवे बंगला। इस पश्चिम बंगाल में हम लोग फिर से एक बार जोड़ा फूल, इसलिए जोड़ा फूल, यहाँ सारे लोग जो है ममता बनर्जी को पसंद करने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो।
तो 4 मई को देखेंगे कौन सा फूल मुरझाता है, कमल का फूल मुरझाता है या जोड़ा फूल मुरझाता है। चंद्रशेखर बसोटिया जी, उनका दावा है कि जीतने वाली तो तृणमूल कांग्रेस ही है, और वो साफ कह रहे हैं कि हमको तो बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री यहां से झाल मुड़ी खा के गए, लेकिन बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सरकार आ जाए ऐसा उनको होता हुआ दिख नहीं रहा है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मुझे लगता नहीं है कि ये जो टीएमसी के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता है, इनके नेता ने कहा, आरोप लगाया प्रधानमंत्री पे कि झाल मुड़ी एक बहाना है, इनको हेमंत सोरेन को नहीं आने देना था, इसलिए ये एक साजिश रची गई, और आज ये बोले झाल मुड़ी। अरे उस दिन जनता ने देख लिया, मुड़ी खाए मोदी और झाल लगे दीदी। दीदी ने तो बोला कि मेरे से दुश्मनी है, हमारे चुनाव में इफेक्ट करने के लिए है, और इन्होंने दूसरी बात बोली, अरे भाई जनता आपके साथ है, 15 साल आपने काम किया, तो फिर एसआईआर को विरोध क्यों किया, फिर आप अधिकारियों को बंधक क्यों बनाया, आप अपने इस साल 15 साल बाद आपने उपलब्धियां नहीं गिनाई, आपने मोदी ऐसा है, शाह ऐसा है, हेलीकॉप्टर उतार दिया, राफाल उतार दिया, सेना उतार दी। अरे भला तो बंगाल के वोटरों का हुआ। आज आप देखिए, ये रक्त जो रंजित बंगाल होता था वो नहीं है, रक्त मुक्त बंगाल है। वोटर एक दो घटना हुई, पर मैं फिर आपके चैनल पे कहता हूँ, जिन लोगों ने घटना की है वो अगले 8 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पक्ष से नहीं जाएंगे, जेल के पीछे रहेंगे। आप और ये कांग्रेस ये अपने आप पे हंस रहे, शून्य पे थे। अरे सुनो, खराब गले वाले, अपनी बात पूरी करो और चुप हो जाओ। भाई साहब, आपको मुझे लगता है बस फालतू बातें नहीं, फालतू बातें नहीं, फालतू बातें बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं नहीं बस ऐसे ही रहो। यस जी, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, अच्छा लगेगा। निकलोगे। shut your mouth, shut your mouth। नहीं, को चैलेंज ना बुलाइए। इनको तो ये भी नहीं पता माउथ कहाँ तक है। इनको मत बुलाइए, ऐसे लोगों को, ये बुझी हुई कांग्रेस के लोगों को बुला के क्या लाभ है। इनको मालूम नहीं इनका नेता प्रचार करने नहीं आया, तो उनको मालूम है चुनाव में प्रचार लिखना आता है कागज पे। चंद्रशेखर, चिंता नहीं लिखना आता है प्रचार शब्द कागज पे। क्लास दे दूंगा, आप आ जाइएगा। शब्द लिखना आता है, आ जाइएगा, मैं दे दूंगा। कुछ नहीं दे पाओगे, गला ठीक करके आओ पहले। सुनिए, नेता बचे 4, गला ठीक करके आओ पहले चंद्रशेखर जी। भैया, नेता बचे 4 तो काहे का प्रचार। गांधी परिवार, ये तुम्हारी हालत है। जब भी भाग रहा है शुभेंदु, बोलते रहे ना, जब भी भाग रहा है शुभेंदु, अरे अब चिंतन जी जब भी भाग रहा है शुभेंदु एक पुलिस वाले के साथ, अगले आधे घंटे में भगा जाएंगे। आप चिंता नहीं करें, एक पुलिस वाले के साथ भगाया, भाग रहे हैं, वो जेल में रहेंगे। कौन? शुभेंदु? जो शुभेंदु जेल में रहेंगे। अच्छा यश, आप भी रुक जाइए, चंद्रशेखर जी आप भी रुक जाइए। यस, मेरे पास आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उसके पहले पिंकी एक सवाल रोमिता जी से पूछना चाहती हैं। बिल्कुल रोमिता जी, यहाँ पर हक साहब जो है महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने भी महिला आरक्षण बिल के जरिए महिलाओं को साधने की भरपूर कोशिश की है, तो आज महिलाओं का ट्रेंड किस तरीके से नजर आ रहा है? देखिए, ये तो बोलना मुश्किल है किस ट्रेंड का किस पर जाएंगे। महिला के लिए तो पहले से ही ममता के ऊपर उसका भरोसा बहुत है, बंगाल की महिला को, क्योंकि उसका वो लक्ष्मी भंडार, वो जो एक मंथली अलाउंस है ना, वो उसका मिल रहा है। पर इस बार ये बीजेपी ने उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो में महिला के लिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस किए हैं, जिसमें वो ये जो मंथली अलाउंस वो डबल करने का वादा किया है, 3000 होगा ये बोला है। ये बात तो ये 3000 ये डबल यानी दुगनी हो गया। ये महिला को इसके विषय पर बहुत चर्चा भी हो रहा है, महिला में बातचीत हो रहा है, क्या हम लोग 1500 पे भरोसा रखें या 3000 जो बोल रहे हैं वो हम लोग को वो दिला सकेंगे। तो ये जो चर्चा हो रहा है महिला में, तो ये एक पॉजिटिव तो है, क्योंकि पहले से जो महिला वोटर उसके पूरा एकदम दीदी के ऊपर भरोसा था, हम दीदी के पीछे है, दीदी हम लोग के लिए इतना करते हैं, तो उन लोग को और एक तो ऐसा कुछ तो उसको मिला है बीजेपी से, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो वो लगता है इस बार ये दोनों के बीच वो क्या तय करेंगे, वो इसके विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पर ये रिजर्वेशन बिल, अगर आपने पूछ रहे थे, रिजर्वेशन बिल का जो
रिजर्वेशन रोमिता बिल जी, का इसका जो जवाब मैं आपसे इफेक्ट- लूंगा, इस सवाल का पूरा जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं दूसरे चरण के प्रचार के लिए। कर सीधा करने का काम। आज कुछ घंटों में, 2 घंटों में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान 4.5 तक हुआ है, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं यहां के आरामबाग के गुंडे और नेताओं की बात करना नहीं चाहता। उनकी बारी तो 5 तारीख के बाद है, मगर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संत्रास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया है, वो सभी सुनकर रखे। आप बच नहीं गए हो। 5 तारीख के बाद पाताल से भी ढूंढकर आपको जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, ये दीदी महिला मुख्यमंत्री है। महिलाओं की हालत भारत में सबसे खराब अगर कहीं है तो बंगाल में। संदेश खाली में एक घुसपैठिया टीएमसी नेता सालों तक हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता रहा। ममता दीदी चुप है। आज रेखा पात्रा संदेश खाली की विक्टिम, आरजी कर की बच्ची जो मारी गई, उसकी माताजी, दोनों भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। जिन पर जुर्म किया था वो विधायक अमित शाह कह रहे हैं कि महिलाओं की हालत सबसे बुरी है पश्चिम बंगाल के अंदर। उन्होंने संदेश खाली में जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, उसका जिक्र किया। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इंटर्न के साथ बलात्कार किया था, उसका जिक्र किया। और इन दोनों परिवार के लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक का कैंडिडेट बनाया है, वो चुनाव के अंदर उतरे हुए हैं। तो पिंकी, ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं के मुद्दे पर ये एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एहतशामुल हक साहब, तैयार हो जाइए, पाताल से भी निकाल लाएंगे 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को, ये कह रहे हैं गृह मंत्री। देखिए, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी तो भाषण देना जानते हैं, और हमारे जो अभी जो भारत के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने सुना होगा 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में क्या कहा कि स्वामी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रोज बोलते हैं आप ये बात। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको 2 शब्द बोलने नहीं आता है। इस तरह की देखिए, ये बड़ी बड़ी बात सिर्फ भीड़ लगा कर करेंगे, लेकिन इनका कोई भी समझ नहीं। वोट मत देना, एक 2 फूल का वोट देना।
बोलेंगे। चंद्रशेखर जी आपके पास आऊंगा, नाराज मत होइए, आगे झुक के मत बोलिए, आपकी आवाज कटती है। हक साहब अपनी बात कंक्लूड करिए, मुझे यश के पास भी जाना है। देखिए सभी पैनलिस्ट को बनता है कि एक अगर बोले तो दूसरा खामोशी से सुने, और जवाब देने का जब उनका बारी आया तो कोड करके रख ले, समझा ना। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दीपक चौरसिया इतने बड़े समझ लिए कि टीवी एंकर है, हम आपके नाम पर समझ लिए आ जाते हैं, लेकिन क्या है कि इस तरह का बीच में इंटरैक्ट करते हैं, अच्छी बात नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में सबका साकार नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ के लोग बहुत अवेयर है और हिंदू मुसलमान से अपरे है। एक बात समझना होगा, ये बिहार उत्तर प्रदेश ये हिंदी भाषी का इलाका नहीं है, ये हमारे बांग्ला भाषा के लोग हैं। जहां जहां बांग्ला बोला जाता है दीपक जी, वहां बंगालियों को मारा जाता है। अब बोला जाता है कि तुम समझ लो रोहिंग्या हो, तुम घुसपैठिया हो। तो इस तरह के बाद बंगाल के लोग देखिए बहुत अवेयर है, वो 10 मरतबा सोचते हैं, उसके बाद अपना मत का प्रयोग करते हैं। इसलिए कि पश्चिम बंगाल आज अगर नहीं होता तो भारत के लोग हम आजाद नहीं होते, पंजाब अगर नहीं होता। ये दो राज्य का मुख्य रोल है। पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दीपक जी मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तक भारतीय जनता पार्टी सेकुलर नहीं हो पाएंगे, वो सरकार यहां बनाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हम लोग तमाम जाति तमाम वर्ग के लोग, हम लोग जो है ममता बनर्जी ही को पसंद करते हैं, वो सेकुलर नेत्री है। ठीक है, इस दिन भारतीय देखिए जनता देखिए पार्टी चंद्रशेखर जी हक साहब क्या कह रहे हैं। हक साहब रुक जाइए। चंद्रशेखर जी हक साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक आप सेक्युलर नहीं हो जाएंगे तब तक आप सरकार नहीं बना सकते पश्चिम बंगाल में। आप इनसे पूछिए, भारत में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, हमने कौन सी योजना जाति के आधार पर बनाई? हमने कौन सी योजना में अल्पसंख्यक या भारत के अन्य समुदाय के लोगों को अलग किया? हमने बंगाल में जो योजनाएं दी उसमें कौन सा संप्रदाय वंचित है? हमने किनको अवॉइड किया? सरकार जो भी योजना करे, सबका साथ सबका विकास। आप बताइए 14 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, कहाँ सांप्रदायिकता की बात हुई? कहाँ किसी धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया गया? कहीं ऐसी बात तो आप बताएं मुझे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि सपना साकार नहीं होगा। अरे सपना देखना अच्छी बात है, सपना साकार करना जनता के हाथ में। आज जनता ने वोट दिया है, पता चल जाएगा 4 तारीख को जनता किसके साथ है। हम तो बोलते नहीं है कि इसने ये किया। जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन सबको करना चाहिए। अभी चुनाव आयोग कर रहा है, जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए। पर बंगाल के जनता ने इस बार मत देके ये तो बता दिया कि अब की बार भाजपा सरकार। ठीक है, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन यश मुझे समझ नहीं आया कि राहुल गांधी ने अपनी दूसरी रैली पश्चिम बंगाल के अंदर, मेरे ख्याल से जो कल होने वाली थी, उसको क्यों कैंसिल कर दिया। आज उन्होंने एक वीडियो निकाला, उसमें वीडियो में वो ममता को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई है पश्चिम बंगाल के अंदर, और सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। तो इसका मतलब आपके इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी से आपके संबंध आखिरी सांसें गिर रहे हैं। नहीं दीपक जी, फर्क है। देखिए इंडिया गठबंधन में अगर आप इस बात को इंगित करें भी, तो भी आपको एक बड़ा फर्क देखने को यह मिलेगा कि ना तो कांग्रेस ना ही टीएमसी ने किसी दूसरे को खाने की कोशिश करी है, जो अभी जदयू के साथ हुआ। आखिर तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलते रहे अमित शाह, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, और अचानक नीतीश कुमार जी गायब हो गए, जदयू लगभग खत्म है। ये आपको इंडिया गठबंधन में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्योर पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो स्टेट में अपनी जगह है और केंद्र में अपनी जगह है। केंद्र से मुझे याद आया, झालमुरी की बड़ी सारी बात हुई है, तो मैं फिर से पूछ लेता हूं, वो अमेरिका से एक आदमी ने झालमुरी लिखी है ट्विटर पे, उसके बारे में कौन जवाब देगा? मैं इंतजार कर रहा हूं। हालांकि मीडिया ने मजे लेना शुरू कर दिया है इस बात की। मुझे पता नहीं खुशी कितनी है, लेकिन आश्चर्य जरूर है, क्योंकि आधे फ्रेम में अमित शाह बोल रहे हैं कि किसी ने हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं की, और आधे फ्रेम में इनके वो शुभेंदु जी भगते फिरते दिख रहे हैं। तो बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। लेकिन इनकी भाषा ये बताती है कि इनका असली रवैया क्या है। इनकी सारी स्कीम्स झूठी हैं,
ये चाहे महिलाओं के लिए अलाउंस को दुगना करें या 5 गुना, देते किसी को कुछ नहीं है। इसका प्रमाण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सब जगह मिलेगा। कांग्रेस सब जगह आप पार्टी हारे हैं, जरूर इसीलिए देगी। जो हमने वादा किया मध्य है कि प्रदेश, हम फ्री महाराष्ट्र, पब्लिक छत्तीसगढ़, ट्रांसपोर्ट ये देंगे, श्रीवास्तव तीनों चुनाव महिलाओं हारे को हैं, अलाउंस देंगे। इसीलिए क्योंकि महिलाओं को इन्होंने पैसे दिए। कैसी बात करते हैं, तर्क दिया करें तो कुछ सोच नहीं लिया नहीं करें। नहीं, दीपक जी इतिहास साक्षी है, हर राज्य में आपके चैनल पे भी कवर हुआ होगा, इन्होंने योजना या तो बंद कर दी या शुरू ही नहीं की। सब इन्होंने जगह बोल चल दिया रही कि है हम यश जी, उसकी स्क्रूटनी करेंगे। मध्य प्रदेश में चल रही है, हाँ जी। महाराष्ट्र में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, और तीनों जगह उन्होंने आप ही नहीं को नहीं हराया नहीं, है। अंडर हेवी स्क्रूटनी है दीपक जी, हर जगह स्क्रूटनी है, हर जगह फिल्टरिंग है। जितने लोगों को लाभार्थी बनाया गया उसमें से आधे से ज्यादा छांट दिए गए। अरे और जितनों किसको को मिल दे रही है, कोई दे नहीं तो जानता। रही है ना भाई। नहीं मिल तो रही, क्या पता ये अपने लोगों को आप तो बिठा अभी के कह ले रहे थे लेते हो। मिल ही नहीं असली रही है। लाभार्थियों को तो गायब कर दिया लिस्ट से। आप तो अभी कह रहे थे मिल ही असली नहीं रही है, लाभार्थियों को तो दी दीपक नहीं जी इन्होंने। गायब कर दिया है। नहीं मैं ये कह रहा हूं, देखिए असली लाभार्थियों को गायब कर दिया है, लेकिन अरे आप तो हमारा अभी जो कह रहे थे ना मैनिफेस्टो है, मिल ही जो नहीं अपने रही, वादे अब आप अपनी बात बदल रहे हैं। नहीं बदल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बदल रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं जितने लाभार्थियों के लिए इन्होंने वादा किया उसके बाद इन्होंने कुछ भी बहाने किए और अब उतने लोगों को नहीं मिल रही, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन हम पूरा वादा करेंगे। हमने फ्री ट्रांसपोर्ट कहा है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन कहा है, हमने महिलाओं को 18 से 59 वर्ष श्रीवास्तव, तक वादा तो अलग तब पूरा और करेंगे ना 40 जब से खाता ऊपर की खुलेगा। विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए अलग सोचा है, और अपराध पर लगाम नहीं लगाने के यश, बारे में पिंकी सोचा की है। बात बिल्कुल ठीक ये है। हम वो हर कह रही जगह है करते आए कि हैं। वादा तो तब पूरा कर पाएंगे ना जब खाता खुलेगा। आपका तो खाता ही नहीं खुला अभी पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में। देखिए उसका दूसरा पहलू यह है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। इसलिए मैं बस खुल के दूसरों की झालमुरी लड़ाई का भी बाजा देखिए और बजा मजे सकता हूं, लीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी का झालमुरी व्हाइट हाउस से फ्लॉप हो चुका है। हाँ, चलिए यही पे देश में रुकते भी हैं उसके मीम आज के वीडियो हमारे बन रहे वोट हैं। वॉर में इतना। आपको पता है रात में 8 बजे हम फिर से मिलते हैं खबर ठोक के में। तब तक पूरे आंकड़े भी आ जाएंगे। जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें पोल परसेंटेज के एक सटीक आकलन करेंगे विशेषज्ञों के साथ रात 8 बजे पूरे 1 घंटे खबर ठोक के में।